तैयारी में जो प्रैक्टिस होती है मेंस की, उसके लिए टेस्ट सीरीज आपने, जैसे प्री के लिए तो टेक्स्ट बुक आपने ज्वाइन किया था, मेंस के लिए आपने हम्म। प्रैक्टिस के लिए क्या ज्वाइन किया था? अच्छा, मैं मेंस के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। हम लोग क्या करते थे, सेट बनाते थे दोस्त लोग मिलके। हम लोग का तीन चार, मैं पहले ही बोला कि हम लोग का 5 फ्रेंड्स था, तो हम लोग सेट बनाते थे। जो कि मैं मेनली पिनाकी के साथ ये करता था। तो हम लोग क्वेश्चंस कॉपी करते थे, आपस में क्वेश्चंस को दे देते थे। वो उसका क्वेश्चंस मेरे पास आ गया, मेरा क्वेश्चन उसके पास गया, चला गया। और मैं हम लोग वो सॉल्व करते थे टाइमर लगा के। आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा में सॉल्व करना है। सॉल्व करके मेरा कॉपी वो चेक करता था, उसका कॉपी मैं चेक करता था। तो ये करते करते हम लोग को पता चल गया कि साला आधा घंटा में मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। तो इस हिसाब से मैंने मेंस का मतलब टेस्ट टेस्ट के अप्रोच से मैं प्रैक्टिस किया था। कोई ऐसा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, जो पिनाकी जी का नाम अभी सर बता रहे हैं, उनका भी जल्दी इंटरव्यू आने वाला है, वो भी सिलेक्टेड हैं, तो बहुत जल्द उनका भी इंटरव्यू आएगा। इसके अलावा ये होता है कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट क्या होता है, ओनली केवल स्टडी करते हैं, जो कहीं पे रूम ले लेते हैं या घर से स्टडी करते हैं, बट पढ़ाई हो नहीं पाती, इफेक्टिव स्टडी उनकी हो नहीं पाती। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो इफेक्टिव स्टडी करें? देखिए, मैं प्राइवेट में जॉब किया हूँ। मैं अपना जब करियर स्टार्ट किया था तो मेरा सैलरी था 11,990 जब मैं स्टार्ट किया था। तो जब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब में जाता है तो 11,000 में तो चलेगा नहीं ना, अपना खुद का भी नहीं चलेगा। तो वो आपको भूख रखना पड़ेगा कि यार पैसा कमाना है। खाली पैसा नहीं, एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना है। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको कहाँ से मिल सकता है? इधर टॉप नॉच प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट सर्विस। प्राइवेट कंपनीज में क्या है कि आप पढ़ाई कर नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। आपका अपने लिए टाइम बहुत कम हो जाएगा। दैट इज द, आई विल से, डीमेरिट ऑफ प्राइवेट जॉब्स, क्योंकि अपने लिए भी टाइम जरूरी है। तो जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज सोचिए कि एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आपको सीट मिलेगा जहाँ पे आप बैठोगे, उसका वैल्यू कितना है। सोशली आपका कितना वैल्यू बढ़ जाएगा और आपका इकोनॉमिकली भी कितना वैल्यू बढ़ जाएगा। वो मोटिवेशन रहना चाहिए कि यार मैं एक टाइम के बाद 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा। वो कमाने के लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। वो चीज मेरे अंदर था कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए, घर वालों के लिए भी टाइम चाहिए। दोज थिंग्स शुड मैटर अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। स्टडीज तो सब कर रहे हैं, लेकिन स्टडीज क्यों कर रहे हैं, स्टडीज करने के बाद क्या मिलेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो जब किसी का दिमाग में आ जाएगा, वो खुद से ही पढ़ाई करेगा। और मैंने इतना फेलियर्स देखा है, मैंने लगभग 25 एग्जाम्स फेल किया है। तो मुझे वो हंगर ज्यादा था कि मुझे क्लियर करना ही है किसी तरह से। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अपना पेरेंट्स का सपोर्ट ऑलवेज रहेगा, बाकी किसी का रहे या ना रहे, ये चीज है। और आपको अपने आप को उस गद्दी पे बिठाना पड़ेगा कि आप जहाँ पे जा रहे हो, भले ही वो जेई का हो, असिस्टेंट इंजीनियर का हो, कोई भी हो। जो जेई बन रहा है वो फिर तैयारी करेगा, वो इंजीनियर बन ही जाएगा, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है वो जेई को बेस करके कोई नहीं करता है। एवरीवन ड्रीम्स बिग। उसके रास्ते पे एग्जाम्स लगते जाता है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि एक गाड़ी मिलेगा, एक गद्दी मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, जो चाहिए आप कर सकते हो फिर। ये चीज आपका दिमाग में जितना आएगा तो ये आपके लिए बेहतर है। एक चीज और आपने आपको बताना चाहिए, तो गुप्ता जी के साथ इंटरव्यू करने को मिलेगा, जॉब मिल जाएगी तो। वो भी है। तो कि ये एक मीडियम है, आप, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ, जिसको, जो अभी मतलब डिमोटिवेटेड रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना दिन से प्रिपरेशन ले रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो उसको ऐसे सोचना पड़ेगा कि मिलने के बाद मुझे क्या मिलेगा। तो ये आपका एक मीडियम है जो कि मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया है। ये एक बात है। आपने 25 एग्जाम्स दिए हैं, ए जेई या पीएसयू उसके मिला के, तो उसमें मेन मेजर एग्जाम कौन कौन से थे जहां पे आप लास्ट में जाके वापस लौट गए हैं? एसएससी क्लियर होने के पहले मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का रिटर्न क्लियर हुआ था। रिटर्न में काफी अच्छा मार्क्स था, लेकिन इंटरव्यू में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था। तो ये मेरा लास्ट एग्जाम था जिसमें मैं मतलब क्लियर करते करते मेरा नहीं हुआ।
और भी आपने केएमसी दिया, केएमडीए दिया, आरवीएनएल एग्जाम्स दिए हैं, हाँ, कौन कौन से मेंस एग्जाम आपने केएमसी में मैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम में क्लियर किया था। इंटरव्यू में गया था, उसमें मार्क्स शो नहीं करता है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। तो उस हिसाब से रिजेक्शन हो गया। एक एक एग्जाम होता था जो कि टीचर्स रिक्रूटमेंट करते थे हम लोग का स्टेट में। 2017 में वो एग्जाम क्लियर किया था, तो मैं उसका भी इंटरव्यू में गया था, तो उधर से भी मेरा रिजेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के भी मैं इंटरव्यू देके मेरा सिलेक्शन हो गया था, वो भी है। ये सब है। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम है जो जिसका मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया था, जैसे कि वाइजैक स्टील प्लांट का एग्जाम है जिसका प्रीलिम्स में क्लियर नहीं कर पाता। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एग्जाम है जिसका प्रीलिम्स में नहीं क्लियर कर पाया था, जो कि मेरा इनिशियल स्टेजेस में था। अभी के टाइम में अगर मैं दूंगा हो सकता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन अभी के टाइम में उतना वैकेंसीज आता नहीं है, तो जिसको जो अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो वो क्लियर करना पड़ेगा। यही है। जब स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं तो वो किस प्रकार से नोट्स बनाएं जो इफेक्टिव नोट्स बने, जिससे रिवीजन में हमें आसानी हो जाए, इजीली हम उसे रिवाइज कर पाए, बुक ना बनाए, नोट्स बनाए, तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वन लाइनर नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले के लिए बढ़िया रहता है। नोट्स दो होना चाहिए, एक होता है डिस्क्रिप्टिव नोट्स। डिस्क्रिप्टिव नोट्स होना चाहिए एक वन लाइनर नोट्स, जो कि एग्जाम के एक दिन पहले के लिए, जो मतलब आप नोट्स बनाए हो उसी का रिवीजन रहेगा, उसी का शॉर्ट शॉर्ट नोट्स शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। जैसे कि एक टॉपिक है, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है रिटेनिंग वॉल, तो रिटेनिंग वॉल में बहुत कुछ पढ़ने लायक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स रहेगा रिटेनिंग वॉल का, एजम्पशंस हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, इजी प्रॉब्लम्स हो गया, जो कि मेन है, जो कि एग्जाम में आना चाहिए, मेरे हिसाब से वो आपका फ्रेश मतलब वन लाइनर नोट्स में रहना चाहिए। जो वन लाइनर नोट्स में रहेगा वो आप एक बार जस्ट रिवाइज करोगे, आधा घंटा में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका नोट्स मतलब फाइनल नोट्स एग्जाम का 2-3 पहले के लिए यही नोट्स बनाना पड़ेगा। जो डीवी होता है, बहुत बच्चे डीवी के लिए परेशान रहते हैं, तो डीवी में क्या क्या चीजें जरूरी होती है जो पहले से ही रेडी करके रखनी चाहिए? ये काफी क्वेश्चन हमारे पास आता था, मैं कभी किसी इंटरव्यू पूछ नहीं पाया, मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, डीवी के लिए पहले से कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी हमारे पास रहने चाहिए? जैसे कि मैं जनरल कैंडिडेट हूँ तो मैं जनरल का बता सकता हूँ। क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, जस्ट मार्कशीट चाहिए, और किस दिन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट भी चाहिए, और ग्रेजुएशन का सारा सर्टिफिकेट चाहिए सेमेस्टर वाइज वो चाहिए, और मेन सर्टिफिकेट चाहिए, और एज सच कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए नहीं। और जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स है तो उनका एकदम रिसेंट फॉर्म में ओबीसी सर्टिफिकेट हो या फिर एससी सर्टिफिकेट हो, वो उसका जरूरत रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि किसी का पेरेंट्स का नेम में कुछ प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ है, तो मेरे हिसाब से वो कोर्ट में जाके वो एक पेपर में लिखा के कि नेम में प्रॉब्लम, वो कर देने से वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज है, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है अभी, उनका फाइनल मार्कशीट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, उसका पहले आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ये एक रूल है एसएससी का। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में रैंकिंग करते हैं सब्जेक्ट की, एसएससी के अकॉर्डिंग, अगर हम एसएससी एग्जाम को देखते हैं, तो अगर हम सब्जेक्ट को रैंक में रखते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन से सब्जेक्ट आप रखना चाहेंगे? अगर मैं 2019 तक का बात बोलूँ तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, ये तीन मेरा पहला तीन होगा। और उसके बाद जो 2020 में एग्जाम हुए उसके अकॉर्डिंग? उसमें बीएमसी का वेटेज दिखा गया कि बहुत कम हो गया, उसमें आरसीसी का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, एस्टिमेट हाईवे का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, सर्वे सर्वे का वेटेज बढ़ गया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस वो लोग दे रहा है, तो बीएमसी का वेटेज धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो अभी के टाइम में न्यूमेरिकल अप्रोचेस बहुत जरूरी है। सॉइल मैकेनिक्स रहेगा टॉप 3 में, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आएगा। दी सब्जेक्ट जो पहले के टाइम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी के टाइम में क्वेश्चंस उधर से आ रहे हैं। जो अभी डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट कर रहे हैं,
तो डिप्लोमा वालों को लास्ट वीडियो में मैंने जो डाला था उसमें डिप्लोमा वाले बच्चों का कमेंट डाला था, सर डिप्लोमा स्टूडेंट का डालिए, तो कितना फर्क पड़ता है एक डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट का एसएससी का एग्जाम देने में? फर्क ऐसा कुछ नहीं पड़ता। जो प्रिपरेशन कर रहा है वो जीरो से ही स्टार्ट कर रहा है। अगर कोई मेहनत और ईमानदारी से प्रिपरेशन करेगा तो दोनों में कोई अंतर नहीं। ये एग्जाम सबके लिए है, कोई भी दे सकता है। लेकिन हाँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप अपना प्रिपरेशन में फांकी मार रहे हो तो वो नहीं होगा। तो डिप्लोमा वाले ये मैं बच्चे जो ये बोलूंगा। कमेंट करते हैं कि डिप्लोमा स्टूडेंट का लेकर आइए, हमारा उद्देश्य होता है कि एसएससी जेई जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनका इंटरव्यू लेकर आए, ना कि हम डिप्लोमा या बीटेक कैंडिडेट को देख कर ले आए कि इन्होंने डिप्लोमा किया इनका इंटरव्यू लेना है, इनका नहीं। एग्जाम आपको उनके साथ ही क्वालिफाई करना है, उनके साथ ही आपको फाइट करनी है। तो जो सर ने बताया अभी कि जीरो से सभी शुरू करते हैं, जो बीटेक वाले डिप्लोमा वाले से कम पढ़े होते हैं, वो केवल रात भर कल एग्जाम है आज रात पढ़े, उन्होंने कल एग्जाम देके वो निकल जाते हैं। ऐसा होता है 90% बीटेक वाले ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, केवल 10% या 5% मान के चले जो बढ़िया से बीटेक में पढ़ते हैं। तो पढ़ाई के मामले में बीटेक एंड डिप्लोमा इक्वल होते हैं। जब आप एसएससी का एग्जाम देने आते हैं तो आपको उनके साथ ही फाइट करनी है, ना कि बीटेक और डिप्लोमा की अलग अलग मेरिट बनती है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर डिप्लोमा या बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट को लेकर आइए जो एसएससी क्रैक किया हो। लास्ट ईयर 2018 का जो एग्जाम आया था उसमें डिप्लोमा स्टूडेंट ने ऑल ओवर रैंक 1 लाई थी, कविता त्रिपाठी जो इलाहाबाद से थी। तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे आपका भी 1 रैंक आ सकता है, चाहे आप डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बारे में कमेंट ना करिए। अब अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट में आप लिखिए, नहीं तो आप मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम पे। अब बाकी इसके अलावा ये तो हो गई लैंग्वेज का कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं, अब कुछ इंग्लिश भी लिखते हैं लेकिन उतनी अच्छी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उनको क्या बताना चाहेंगे? तो किस प्रकार से अभी से तैयारी करें, माइंड मेकअप बना के चलें? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो टेक्निकल का एग्जाम है। टेक्निकल का एग्जाम में आप टेक्निकलिटी लिखोगे तो लैंग्वेज बैरियर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुझे इसका 100% उतना आइडिया है नहीं, लेकिन मैं अपना थॉट से ये बोल रहा हूँ कि जैसे टेक्निकल एग्जाम में अगर कोई अपना भाषा में टेक्निकलिटी दिखा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगा जो कि मैं मिस आउट कर गया। तो पहले आप पूछ रहे थे कि मुझे मेंस का तैयारी करना चाहिए या फिर मेरे को प्रीलिम्स का तैयारी करना चाहिए, ये आपने मेरे पूछा था। तो मैंने आपको बोला कि मेंस का तैयारी करने से प्रीलिम्स भी हो जाए। तो मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। 2019 का जब मेंस का पेपर था हम लोगों का, उसके एक दिन बाद मेरा 2020 का प्रीलिम्स का भी पेपर था। मेरा 2019 का मेंस के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, एक दिन में रेस्ट लिया था। लेकिन 2020 का प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था, मेरा 132 मार्क्स आया था, क्योंकि मेरा मेंस का तैयारी तगड़ा था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप मेंस का तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो प्रीलिम्स आपका ऐसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थैंक यू सर। आप एक लास्ट क्वेश्चन जो सभी से हम पूछते हैं कि आप हमें कब से जानते हैं या फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको मेरा प्रिपरेशन टाइम से जानता हूँ, मैं आपका वीडियोस देखता हूँ, मोटिवेशन लेता हूँ। को पर्सनली मैं टेलीग्राम पेज से भी जानता हूँ, मैं आपका टेलीग्राम पेज में बहुत दिन से हूँ। तो मेरा पहले से ही था कि मुझे इंटरेक्ट करना था स्टूडेंट से, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब के टाइम में ओनली तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जॉब का सिनेरियो उतना सही नहीं है। तो जॉब को बैकअप रखते हुए सभी तैयारी करते हैं। तो मुझे मोटिवेशन देना था उन्हीं स्टूडेंट्स को कि भाई हौसला मत हराओ, पेशेंस रखो, जॉब हो जाएगा। और ये मोटिवेशन देने के लिए मुझे एक मीडियम का जरूरत था जो कि आपने मुझे दिया है। तो यही मेरा बोलूंगा। थैंक यू सर, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। जल्द ही हम एक मीटिंग भी रखेंगे, जो स्टूडेंट सारे स्टूडेंट रहेंगे, लगभग 50 स्टूडेंट को लेकर आएंगे आपके साथ मीटिंग करने के लिए, जो कि डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक ऐसा सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट कुछ टॉपर्स के साथ, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रह जाते हैं तो डायरेक्ट वो पूछना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा भी कुछ प्लान कर रहे हैं जल्दी कि जिससे हम लेकर आएंगे। तो टाइमिंग का हम देख लेंगे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइमिंग सेटअप करके फिर आपके पास कॉल करते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। जो बच्चों को गाइडेंस दिया आपने, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई, बहुत सी बेसिक चीजें बच्चों के लिए क्लियर हो गई। थैंक यू सर।